कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आज के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की पढ़ाई होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप रोचक और ज्ञानवर्धक कार्टून और वीडियो भी देखेंगे। ये कार्टून और वीडियो आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने के सलीके सिखाते हैं। बच्चों, आशा है कि विद्यालय बंद होने की स्थिति में भी आप घर पर विद्यालय की पढ़ाई का अनुभव ले रहे हैं। तो तैयार है ना आप रोज की तरह कॉपी और कलम के साथ आज की पढ़ाई के लिए? जी हाँ बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठों का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द और पद में अंतर भाग 1 और 2। और फिर क्या देखेंगे ये बताने के पहले आप बताएं कि आज क्या तारीख है। सही, आज है 28 मई और इस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा माहवारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ बच्चों, मेंस्ट्रुएशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस विषय पर आज हम माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे पहेली की सहेली वीडियो के द्वारा। उसके बाद संज्ञा भाग 1 का अध्ययन करेंगे और अंत में सामुदायिक सहभागिता से संबंधित एक वीडियो देखेंगे, कॉपियां बोलती है। तो तैयार हो जाए आप आज के विषयों की पढ़ाई के लिए। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं। ये विषय है शब्द से संबंधित। आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम शब्द प्रकरण के बारे में क्या कुछ विशेष पढ़ेंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज के इस वीडियो में हम शब्द का अर्थ जानेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, शब्द से व्याकरणिक आधार पर क्या तात्पर्य होता है तथा पद का क्या अर्थ होता है। शब्द और पद को प्राय एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु इनके बीच बहुत ही बारीक फर्क होता है। हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम शब्द और पद में अंतर भी समझेंगे कि शब्द और पद में परस्पर क्या अंतर है। तो तैयार हो जाइए आप सभी। मुख्य बातों को लिखने के लिए अपने साथ एक कॉपी और कलम अवश्य रखिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। जब भी हम कुछ कहते हैं तो उस कहने के लिए हम जब अपने वायु विविड से कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वे ध्वनियां एक क्रम में निकलती हैं और दरअसल उन ध्वनियों के सार्थक और स्पष्ट रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण व्याकरण की मूलभूत इकाई है। इसका वर्णन करना नितांत आवश्यक है ताकि हम शब्द को भली प्रकार समझ सकें। विद्यार्थियों, इन ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। आइए जानते हैं कैसे। स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ण दिखाई दे रहे हैं, म, क, ल। किंतु ये वर्ण अलग अलग हैं और जब ये वर्ण किसी क्रम में व्यवस्थित होकर हमें दिखाई देते हैं तो ये एक शब्द बन जाते हैं। जैसे परस्पर म, क, ल व्यवस्थित होकर क, म, ल कमल शब्द बन गया और इस कमल शब्द का एक निश्चित अर्थ निर्धारित है कि कमल से तात्पर्य एक फूल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण ध्वनियां होती हैं, व्याकरणिक इकाई होती है और उन वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। आइए अब हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं। अब हम जान चुके हैं कि शब्द किसे कहते हैं, पर किसे शब्द नहीं कहते यह भी जानना आवश्यक है। इससे और स्पष्ट हो सकेगा कि शब्द किसे कहते हैं। हमने जाना कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, पर क्या सभी वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर देखिए। क, म,
ल, अभी हमने कमल शब्द के बारे में पढ़ा। कमल शब्द का तात्पर्य है कमल का फूल। कमल से तात्पर्य एक प्रतीक से है जिसका अर्थ होता है गुलाबी रंग का एक फूल, जिसका चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार कमल एक शब्द है। आइए अब दूसरे शब्द को देखते हैं। ल म क, लमक। पर लमक का अर्थ क्या है? क्या आप लमक से कोई अर्थ सोच सकते हैं? पर लमक का कोई प्रतीकार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए लमक एक शब्द नहीं है। परंतु उसी वर्ण के क्रम को जब हमने क म ल कमल बनाया तो वह एक शब्द हो गया। आइए अब हम अगले उदाहरण को देखते हैं। म क ल, मकल। मकल का क्या अर्थ होगा? मकल का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मकल का अर्थ न होने के कारण मकल कोई शब्द नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के उस समूह को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं और ये अर्थ प्रतीकात्मक होते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं और विस्तार से। आइए अब हम शब्द का अर्थ जानते हैं। शब्द का अर्थ होता है वर्णों का समूह। इन वर्णों के समूह में एक निश्चित अर्थ होता है, एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। यानी जो कमल है उसका एक निश्चित अर्थ है, क्योंकि वो वर्णों का एक क्रम है और उस क्रम का एक निश्चित अर्थ है, इसीलिए कमल एक शब्द है। अन्य शब्दों में भी जैसे ताजमहल, पानी, हवा इत्यादि वर्णों के जो क्रम है वो सार्थक शब्द हैं और इन शब्दों में जो अर्थ का आधार होता है वो प्रतीक होता है। यानी पानी जो वर्णों का क्रम है उसका प्रतीक है, यानी जो नदी बह रही है उसमें पानी है और उस पानी को इंगित करने के लिए हम पा, अ, न, ई वर्णों को व्यवस्थित करके पानी को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए जो शब्द का अर्थ है उसका आधार जो है वो प्रतीकात्मकता है। आइए अब हम पद का अर्थ जानते हैं कि पद किसे कहते हैं। क्योंकि क म ल कमल एक शब्द है हम जान चुके हैं। आइए अब इसी उदाहरण को लेकर हम पद को भी समझते हैं। विद्यार्थियों, कमल के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। जैसे कमल का अर्थ किसी फूल से हो सकता है, कमल नाम का कोई बच्चा या कोई व्यक्ति हो सकता है और कमल नाम का कोई फल हो सकता है। किंतु इस शब्द के अर्थ का निर्धारण कैसे होता है वाक्य में? वाक्य में जब कहा जाए कि कमल का फूल बहुत सुंदर है तो यहां पर स्पष्ट है कि कमल का अर्थ कोई बच्चा नहीं है या कोई फल नहीं है। वहीं जब कहा जाए कि कमल अच्छा लड़का है तो कमल का तात्पर्य किसी फूल से नहीं है, किसी फल से नहीं है। और जब कहा जाए कि कमल ककड़ी बहुत स्वादिष्ट है तो इसका मतलब कमल का अर्थ ना तो फूल है और ना ही लड़का है। यानी यहां पर जो कमल शब्द के अर्थ को वाक्य में प्रयोग करके निर्धारित कर दिया गया है, इससे शब्द पद में बन गया है और जो कमल पहले है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं वो शब्द है। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। आप देखेंगे जो शब्द हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किंतु पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है उन्हें पद कहते हैं और पद हमेशा व्याकरण के नियमों से बंधे हुए होते हैं। यानी जो भी पद हैं उन पर लिंग, वचन, कारक इस सब का प्रभाव पड़ता है और इस पद का एक निश्चित अर्थ होता है। यानी आपने देखा था कि स्वतंत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे कर शब्द है, कर का मतलब हाथ हो सकता है, कर का मतलब टेक्स्ट हो सकता है, कर का मतलब किसी कार्य को करने का निर्देश हो सकता है। किंतु यह कहा जाए कि आपके कर बहुत सुंदर हैं, इसका मतलब यह होगा कि आपका हाथ बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार इसका एक निश्चित अर्थ होता है।
आइए अब हम शब्द और पद में अंतर समझते हैं। हमने अब तक जाना कि शब्द प्रयोग में स्वतंत्र होते हैं, किंतु पद व्याकरण के नियमानुसार बंधे होते हैं। शब्दों का प्रयोग जब व्याकरण के नियमों के आधार पर किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं, और शब्द में अर्थ का संकेत मात्र होता है, किंतु पद का अर्थ वाक्य में स्पष्ट होता है। जैसे कि हमने अभी कर का उदाहरण लिया था कि कर के बहुत सारे अर्थ हैं, किंतु जब कर का प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है और कर जो शब्द है उस शब्द से पद बन जाता है। और जो शब्द हैं वो व्याकरण के नियमों से नहीं बंधे होते। शब्दों में किसी भी प्रकार का व्याकरण नियम नहीं होता। वहीं पद का संबंध लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से होता है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको शब्द और पद में अंतर पर्याप्त रूप से समझ आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि शब्द क्या होता है। हमने जाना वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हमने यह भी जाना कि पद किसे कहते हैं। पद वे शब्द होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग हो जाता है। और हमने शब्द और पद में क्या अंतर है इस पर भी चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको आज का विषय स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। घर जाकर इसका अभ्यास करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम पद और पदबंध का अर्थ समझते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों आपने शब्द और पद में अंतर चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, वर्णों के मेल से क्या बनता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शब्द, बी वाक्य, सी अंक या डी पैराग्राफ। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए शब्द। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक शब्द है? ऑप्शंस हैं ए लमक, बी मकल, सी कमल या डी लकम। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी कमल। प्रश्न 3, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए अक्षर, बी वर्ण, सी संयुक्ताक्षर या डी वाक्य। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी वाक्य। प्रश्न 4, कोई शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए वर्ण, बी पद, सी अक्षर या डी पैराग्राफ। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पद। प्रश्न 5, क्या पद का एक निश्चित अर्थ होता है? ऑप्शंस हैं ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ नहीं दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस
विषय पर हम पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस विषय के किन विषय बिंदुओं को शामिल करेंगे, आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम पुरानी वीडियो में हमने क्या पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद हम पदबंध का अर्थ जानेंगे। हम शब्द और पद के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब हम पदबंध के बारे में पढ़ने जाएंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट करेंगे, उसके अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी पेंसिल और कॉपी और महत्वपूर्ण बातों को लिखते चलिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आइए पहले जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है, यानी वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं और शब्द अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र होता है। हमने जाना कि पद उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में होता है और शब्द का अर्थ वाक्यों में प्रयोग होने से और अधिक स्पष्ट हो जाता है, इसलिए उसे पद कहना सर्वथा उचित है। इसके बाद हमने यह जाना कि पद व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं। आइए इस वीडियो में भी हम पद पर चर्चा करेंगे, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो हमने पद विषय में जो कुछ पढ़ा उसको ध्यान में रखिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने शब्द और पद में अंतर पढ़ा। हमने जाना कि शब्द का प्रयोग स्वतंत्र होता है, वहीं पद व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। शब्द में अर्थ का संकेत मात्र होता है, परंतु पद का अर्थ वाक्य में स्पष्ट होता है। हमने जाना कि शब्द में कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता, किंतु पद में लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है, उसका होना अनिवार्य होता है। आइए अब हम आज का प्रकरण शुरू करते हैं, यानी जानते हैं कि पदबंध किसे कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए, पदबंध किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है और हम सब जानते हैं कि शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं, यानी पहले शब्द को पद बनाया जाता है। पदों को जब व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करना होता है तो वे पदबंध का रूप ले लेते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी पदों को हम समूह के रूप में प्रयोग करते हैं और पदों का एक समूह होता है जो व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करता है। जैसे बहुत सारे पद मिलकर संज्ञा बन जाते हैं, बहुत सारे पद मिलकर सर्वनाम मिल जाते हैं, सर्वनाम बन जाते हैं, बहुत सारे पद मिलकर विशेषण बन जाते हैं, क्रिया बन जाते हैं और बहुत सारे पद मिलकर कभी क्रिया विशेषण भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत से पदों के समूह को भी हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, पर हम इन पदों के समूह को किस प्रकार अभिव्यक्त करें, उसे क्या कहें, आइए जानते हैं। दरअसल पदबंध जो होता है वो पदों का समूह होता है। आइए प्रस्तुत उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखिए, लड़का परीक्षा में पास हो गया, किंतु यहाँ पर लड़के के लिए देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, सामने वाले घर में रहने वाला लड़का। अब देखिए, सामने वाले घर में रहने वाला लड़का ये एक पदों का समूह है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने वाले घर में रहने वाला लड़का, ये जो पूरा पदों का समूह है ये एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम कर रहा है, यानी संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार ये पदों का समूह है, किंतु यह वाक्य नहीं है और ना ही यह एक पद है। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। गीता का भाई राम गाता है। यहाँ पर राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम गाता है और राम के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि वह गीता का भाई है। इस प्रकार गीता का भाई राम एक व्याकरणिक इकाई के रूप में काम कर रहा है
यानी एक संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह भी पदों का समूह है, ना तो एक शब्द है, ना एक पद है और ना ही पूरा वाक्य है। तो इस प्रकार आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि इसे क्या कहेंगे। इसे हम कहेंगे पद, पदबंध, यानी पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, जो किसी व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करता है। आइए अब हम पदों के इस समूह यानी पदबंध के बारे में और बातें जानते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए आइए पद और पदबंध में अंतर समझते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में हमने पद के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया था। आप उन्हीं सब बिंदुओं को आधार बनाकर पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला, पद एक शब्द होता है जो वाक्य में किसी व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। हमने देखा था कि शब्द स्वतंत्र होते हैं और वही एक शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं और विशेष अर्थ अर्जित कर लेते हैं तो हम उसे पद कह देते हैं। किंतु यहाँ पर पदबंध जो है वो थोड़ा भिन्न है। कैसे? क्योंकि पदबंध जो है वो पदों का समूह होता है, वह वाक्य नहीं होता पर वह पदों का समूह होता है जो कि वाक्य में व्याकरण इकाई के रूप में काम करता है। और वे व्याकरणिक इकाई कौन कौन सी हैं? वो व्याकरणिक इकाई हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण। जैसे कि आप उसी उदाहरण को देख लीजिए, गीता का भाई राम गाता है। अब यहां पर देखिए, गीता का भाई राम एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है और गाता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर गीता का भाई राम जो है वो संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, वह पदबंध है। तो इस प्रकार हमने जाना कि पद और पदबंध में भी पर्याप्त अंतर है। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पदबंध किसे कहते हैं। हमने जाना कि शब्दों से पद बनते हैं और पद से पदबंध बनता है और पदबंध से वाक्य बनते हैं, यह हमने जाना। इसके बाद हमने पद और पदबंध में अंतर जाना। हमने जाना कि शब्द जो हैं जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो पद हो जाते हैं, और वहीं जब पदों का समूह वाक्य में प्रयोग होता है, पूरा वाक्य नहीं बनता, किसी व्याकरणिक इकाई के रूप में काम करता है, तो उसे पदबंध कहते हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपने पद और पदबंध के बारे में विशेष रूप से समझ लिया होगा। यह शब्द प्रकरण का अंतिम वीडियो था। आप घर जाकर अपनी पाठ्यपुस्तक खोलिए और पाठ्यपुस्तक में शब्दों को अलग कीजिए, पदों को अलग कीजिए, पदबंध खोजने का प्रयास कीजिए और देखिए कि किस प्रकार उनमें पर्याप्त अंतर है और किस प्रकार उनमें समानता पाई जाती है। यह कुछ देखने का प्रयास कीजिए और अपने अभ्यास पुस्तिका में देखिए, उसमें कुछ पद और पदबंध से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो उसे हल करने का प्रयास कीजिए और इस प्रकरण का अभ्यास करते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान रखिए। आशा करती हूँ बच्चों आपने शब्द और पद में अंतर भाग 2 चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, वाक्य बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं ए अंकों की, बी वर्णों की, सी शब्दों की या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी शब्दों की। प्रश्न 2, पदों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए वर्ण, बी पदबंध, सी शब्द या डी अक्षर। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी पदबंध।
प्रश्न 3, हामिद की बहन सलमा पढ़ रही है। इस वाक्य में पदबंध क्या है? ऑप्शंस है ए सलमा पढ़ रही है, बी हामिद की बहन, सी हामिद या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी हामिद की बहन। प्रश्न 4, शब्द स्वतंत्र होता है जबकि पद डैश। ऑप्शंस है ए परतंत्र, बी गणतंत्र, सी व्याकरण के नियमानुसार या डी व्याकरण के नियम के बिना। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी व्याकरण के नियमानुसार। प्रश्न 5, पद का अर्थ वाक्य में डैश होता है। ऑप्शंस है ए नहीं, बी अलग, सी स्पष्ट, डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पष्ट। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता, लंगड़ी टांग। और रीटा, 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता चल, क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तू कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया?
बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला। पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली है तू। एक और पहेली। इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी? अरे खींचो मत। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सामान्य से और रोचक विषय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। हाँ विद्यार्थियों, आप संज्ञा पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आइए आज हम विस्तार से संज्ञा और उनके भेदों का अध्ययन करते हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम संज्ञा और उनके भेदों के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले नाम वाले शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे, यानी संज्ञा का परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय प्राप्त करने के बाद हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं और उसकी व्याकरणिक परिभाषा क्या है। तत्पश्चात हम संज्ञा के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेंसिल और महत्वपूर्ण स्थलों को जिसे आप याद रखना चाहते हैं उसे नोट करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे बहुत से नाम हैं और उस नाम का कुछ ना कुछ काम भी है। जैसे स्क्रीन पर आप इन 2 बच्चों के चित्र को देखिए। दोनों ही चित्र लगभग एक जैसे हैं। क्या आप इन दोनों बच्चों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि आपको इनके अंतर को पहचानने में कुछ ना कुछ कठिनाई हुई होगी। आइए अब हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में क्या आप बच्चों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही।
इनके कपड़ों का रंग भिन्न है और यही इनकी पहचान है। यानी इन दोनों बच्चों में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें राजू और बंटी नाम देकर इन्हें पहचान देनी होगी। पहचान देने से ही हम इन बच्चों को समझ सकते हैं अलग अलग रूपों में। तो विद्यार्थियों, यही नाम का काम होता है, अर्थात संज्ञा का यही काम है कि वह व्यक्ति विशेष की एक पहचान बना देती है। आइए अब हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में आप बहुत से संज्ञा शब्दों को देख सकते हैं, जैसे पेड़, लड़के, झंडा, झूला, लड़की, रस्सी, बादल, घास इत्यादि। यदि हम देखें तो इस पूरे संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यानी इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। यदि ऐसी कोई चीज होती भी है तो मनुष्य उसका नामकरण करके उसकी पहचान स्थापित कर देता है और इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, संज्ञा हमारे आसपास मौजूद है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। आइए अब हम संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, यही संज्ञा की परिभाषा है व्याकरणिक तौर पर। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, आप इसे लिख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्राणियों के नाम। आप अपने आसपास बहुत से प्राणियों को देखते होंगे, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्राण हैं, जैसे मोर, घोड़ा, अनिल किसी लड़के का नाम, किरण किसी लड़की का नाम, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। आप वस्तुओं के नाम को भी संज्ञा के रूप में पहचान सकते हैं, उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं, जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थान के नाम भी संज्ञा ही होते हैं, जैसे कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ इत्यादि। और भावों के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। तो विद्यार्थियों, हमारे आसपास जितनी भी चीज हैं उन सभी का नाम है और उन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम संज्ञा के भेदों का अध्ययन करते हैं। सामान्य तौर पर संज्ञा के 3 भेद कहे जाते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के साथ साथ द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को भी सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों, संज्ञा के ये 3 भेद सर्वप्रसिद्ध हैं, इसीलिए हम इस वीडियो में इन तीनों भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ इस प्रकार है कि जिन नामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का पता चले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार मैं फिर परिभाषा पढ़ता हूं, आप सभी इसे लिख लीजिए या साथ साथ दोहराकर याद कर लीजिए। परिभाषा है: जिन नामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
आइए विद्यार्थियों, अब हम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जैसे शहर। शहर, कौन सा शहर? किसी विशेष शहर की बात नहीं हुई है। शहर बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़के बहुत सारे होंगे आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय में, आपके मोहल्ले में, है ना, और इस संसार में। तो लड़का एक जातिवाचक शब्द है, किसी एक व्यक्ति विशेष को सूचित नहीं कर रहा, इसीलिए लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल भी बहुत तरह तरह की बाजारों में निकल गई होंगी। आप देखते होंगे कि कई तरह के लोग कई कई तरह की मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं। तो मोटरसाइकिल भी एक जातिवाचक संज्ञा है। आइए विद्यार्थियों, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे जो कि ऋग्वेद संहिता का है। आप सोचिए इस चित्र का प्रयोग इस स्लाइड पर क्यों किया गया है। तब तक आइए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ को समझते हैं, उसकी परिभाषा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन नामों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक इस परिभाषा को याद कर लीजिए। मैं दोहराता हूं। परिभाषा इस प्रकार है, जिन नामों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको स्पष्ट होने लगा होगा ऋग्वेद संहिता का यह चित्र यहां क्या कर रहा है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ताजमहल। ताजमहल किसी विशेष स्थान का नाम है, इसीलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण है भगत सिंह और ऋग्वेद। भगत सिंह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार ऋग्वेद संहिता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिन नामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा, स्थिति तथा भाव आदि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, इस संज्ञा का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बुढ़ापा। बूढ़े व्यक्ति का भाव या स्थिति बुढ़ापा है। उसी प्रकार मिठाइयों का भाव, दशा मिठास है, और इसी प्रकार थकान भी। आइए विद्यार्थियों, जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने यह भी जाना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं और बहुत से विद्वान 5 भेद भी कहते हैं। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए विद्यार्थियों, जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा का सविस्तार अध्ययन करेंगे। आप आज की इस वीडियो में पढ़ाए गए सभी विषयों को याद कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों आपने संज्ञा और उसके भेद पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को, बी, किसी स्थान या भाव के नाम को, सी, किसी प्राणी या पदार्थ के नाम को, या डी, उपर्युक्त सभी को। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। प्रश्न 2, निम्न में से कौन कौन संज्ञा है? ऑप्शंस है ए, राजू, बी, घोड़ा, सी, पटना, या डी, उपर्युक्त सभी।
चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 3, भिन्न नामों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी, जातिवाचक संज्ञा, सी, भाववाचक संज्ञा या डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 4, समीना किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शंस है ए, जातिवाचक संज्ञा, बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी, भाववाचक संज्ञा या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 5, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शंस है ए, जातिवाचक संज्ञा, बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी, भाववाचक संज्ञा या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं वीडियो कॉपियां बोलती हैं। इस वीडियो को अपने साथ साथ आप मम्मी, पापा, चाचा, मामा और उन सभी बड़ों को दिखाएं जो पढ़ाई में आपकी मदद करते हैं। आप तो खूब मन लगाकर पढ़ते हैं बच्चों। अपने नोट्स, वर्ग कार्य और गृह कार्य को कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं। कॉपियों को देखकर बड़े कैसे जानेंगे कि आप क्या और कितना सीख रहे हैं? आइए इसे समझते हैं इस वीडियो से। कॉपियां बोलती हैं। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता है आसमान में। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए,
ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया है। हाँ, अगर कुछ नोट करना छूट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों का अध्ययन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन डीडी बिहार पर प्रसारित मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट पर जाकर आप पुनः देख सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट www.bepcssa.in पर जाकर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में अपनी कक्षा को चुनकर अपनी पढ़ाई जितनी बार चाहे उतनी बार करना है। साथ ही बच्चों, प्रतिदिन प्रसारित सभी कक्षाओं को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर भी आप देख सकते हैं। आज के पढ़ाए गए विषय से संबंधित सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और बच्चों, आपके लिए एक और रोचक जानकारी है। आपके स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग को या इनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के वीडियो को बनाकर आप अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके चयनित कहानी, कविता या पेंटिंग को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को देखते रहिए और अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।